हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कुछ सारे आर्टिकल्स कि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो ऑपरेटिंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट हो चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो एक बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि जो सस्टेनेबल हार्नेसिंग है और एडवांस न्यूक्लियर एनर्जीज़ हैं वो इसको शांति एक्ट के तहत हमने देखा कि 2025 में गवर्नमेंट लेके आई और ऐसा कह रही है कि जो 8.7 गीगाहर्ट्ज़ है उसको 100 गीगाहर्ट्ज़ हम 2047 तक कर देंगे। तो आइए देखते हैं, किसी पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है और उसको कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। तो हुआ ये कि भाई इंडिया जो है इस समय पुश कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, ऑब्वियसली ताकि हमको ग्रोथ पावर मिल जाए और हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, ताकि जो हम अपने प्लेनेट को सिक्योर कर सकें। बेसिकली ओवरऑल मतलब ये है। अच्छा, वो कैसे हो सकता है? वो बेसिकली हो क्या रहा है कि बहुत तेज़ी से डिमांड राइज़ कर रही है, क्योंकि हमको पावर पे रिलायबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। हमको पावर चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक ऐसी तेज़ी से बढ़ रही है कि जैसे कभी नहीं बढ़ी, ठीक है? तो हुआ क्या कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगेंगी तो ज़्यादा पावर लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो आप जान ही रहे हैं कि उनको चाहिए ही पावर। डेटा सेंटर्स एक हाई पावर कंज्यूमिंग सेक्टर है। फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, अगर मेक इन इंडिया को पुश करना है, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है, देन वी नीड पावर। फिर अर्बनाइजेशन एंड एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम है और इसके लिए एक स्टेडी पावर की आवश्यकता होती है। और ऑब्वियसली एट द सेम टाइम जो नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट है बाय 2070, उसको भी हमको अचीव करना है। तो हुआ क्या कि हमारे पास जो करंट स्टेटस है अभी हमारा, ये लगभग 25 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं हमारे पास, 25, ठीक है, जिसमें से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रॉक्स 8.8 गीगावाट्स वॉट्स हम अभी प्रोड्यूस करते हैं, जो लगभग 3% है। ओनली 3% ऑफ इंडिया टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका लगभग 3% हिस्सा ही हम न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हमने टारगेट रखे हैं कि हम 2032 तक अप्रॉक्स 22 गीगावाट्स वॉट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम अचीव कर लेंगे और 2047 तक हम इसको 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक लेके चले जाएंगे। तो उसका कारण ये है कि भाई जो अभी जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं हमारे पास, जैसे सोलर एनर्जी है, ये सिर्फ डे टाइम में ही हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है। फिर जो विंड एनर्जी है वो वेदर और विंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर अच्छा वेदर और विंड रही तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नहीं तो बहुत ही एडवर्स उसका इम्पैक्ट भी आ जाता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि हमको जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्लीन, रिलायबल और एसेंशियल लगती है, ठीक है। ताकि हुआ क्या कि हमको 24/7 चाहे रेन हो या शाइन, हमको वो पावर सप्लाई करती रहेगी, ठीक है। ये हो गया। फिर एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं करती, यानी ये फुल्ली फुल्ली नॉन पोल्यूटिंग है, जिससे जो हमने कहा ना कि हमारा प्लेनेट प्रोटेक्ट करना है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। फिर हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो हमारा नेट जीरो 2070 का कमिटमेंट है उसको भी अचीव करने में मदद करता है, बहुत सपोर्ट करता है हमको। तो इसलिए क्या हुआ कि हमने एक शांति एक्ट 2025 हम लेके आए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली हमने क्या किया कि जो दो ओल्ड लॉज हैं, दो पुराने लॉज हैं, उनको हमने मर्ज कर दिया। उनको जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट को, जो कि 1962 का था, और जो सिविल लाइबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट है 2010 का, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। और मर्ज करके कहा कि भाई पहले जो एंटायरली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती थी चीज़ें, अब वो क्या होगा कि अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी अलाउ होगा, लेकिन अंडर रेगुलेशंस। भाई हम रेगुलेट करेंगे, हालांकि प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ हो जाएगा, प्राइवेट लोग भी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे प्राइवेट कंपनीज या जॉइंट वेंचर दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ताकि आप बिल्ड कर सकें अपना खुद से ही ऑपरेट कर सकें और डीकमीशन भी खुद से ही कर सकें अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को। ऐसा प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बोला गया। और जॉइंट वेंचर्स ऑब्वियसली हो सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के साथ, ये भी इसमें अलाउ किया गया है। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इस हद तक परमिट किया गया है कि वो जो रिएक्टर कंसंट्रेशन है, प्लांट ऑपरेशन है, फ्यूल फैब्रिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, लगभग हर कैपेसिटी में प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर सकता है और फ्लरिश भी कर सकता है। इससे होगा क्या कि हमारे पास एक स्टैट्यूटरी बैकिंग आ गई कि हम अब किसी भी तरीके का न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, और वो भी एक एक्ट के साथ बैक्ड होकर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथनिंग पावर आ जाती है। कोई लॉ आ जाता है तो सबसे पहले एक लीगल पावर आ जाती है किसी भी चीज़ को करने की। ये हो गया। फिर डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स भी इसके तहत बन जाएंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी डिस्प्यूट्स अगर होता है तो डायरेक्टली वो न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल्स उसको डील कर सकें। और ऑब्वियसली जो जनरेशन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी जनरेशन हमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और जो लाइबिलिटी रूल्स हैं उनको इतना ईज कर दिया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो ओपन हो चुका है गवर्नमेंट कंट्रोल से प्राइवेट एक्सेसिबल सेक्टर की तरफ। अब यानी प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ईजी हो गई है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो हुआ क्या कि अभी इसका करंट में रिलेवेंस क्या बनता है इस शांति एक्ट 2025 का? कुछ नहीं, एक बहुत सिंपल सा मतलब है। हुआ क्या कि इंडिया जो है एक ट्रिपल चैलेंज अभी फेस कर रहा है। क्या ट्रिपल चैलेंज फेस कर रहा है कि भाई हमको एक तो हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को अपने मीट करना है, ठीक है। फिर जो रिड्यूस करना है हमको कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी, क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि मेजॉरिटी, आज भी मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी कोल जनरेशन यानी कोल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज हैं उनके थ्रू हम करते हैं, कोल के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। चलिए ये सुन लिया हमने। फिर अचीविंग क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जैसा कि हमने देखा 2070 का हमारा टारगेट है कि नेट जीरो हो जाएंगे हम। तो इन जो चैलेंजेस हैं
इनसे इंडिया फेस कर रहा है अभी। तो इसके लिए क्या हो गया कि भाई जो न्यूक्लियर पावर है वो एक की पिलर बन के उभरता है कि हमको क्लीन और सिक्योर फ्यूचर की तरफ बेसिकली एनर्जी जिसको हम कहते हैं वो दे सके, क्योंकि ऑब्वियसली 24/7 ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करके दे सकता है और लो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी हैं, और ये सोलर और विंड एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है और रिलायबल भी है, ठीक है, और स्ट्रेंथन कर सकता है एनर्जी सिक्योरिटी को और रिड्यूस करेगा हमारा फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को, जिससे हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट भी बढ़ता है। यानी ओवरऑल हमको ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। चलिए ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमको कुछ सपोर्ट चाहिए एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर को, ताकि हम फ्यूचर रेडी सेक्टर इनको बना सकें। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, एआई डेटा सेंटर्स हो गया, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन, हैवी इंडस्ट्रीज, इन सब कुछ, ये सब कुछ विदाउट हाई पावर जनरेशन बेकार हो जाएगा अगर हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो यही पे एक बहुत क्रूशियल रोल आता है कि हम कैसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो इसलिए हमने क्या किया कि अब हम प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे, और अलाउ ही नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो उनकी पूरी होगी। फिर गवर्नमेंट अलोन, यानी गवर्नमेंट अकेले ही जो 8.8 गीगावाट से हम 100 गीगावाट तक नहीं ले जा सकते। गवर्नमेंट के अपने भी बहुत सारे काम हैं, उनको सोशल वेलफेयर देखना है, अन्य डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, फिर हेल्थ एंड वेलबींग देखना है, तो वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई द प्राइवेट सेक्टर्स शुड बी इन्वॉल्व। फिर शांति एक्ट इसका रास्ता ओपन कर देता है, सबसे बड़ी चीज़, और जो मोबिलाइज करता है कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, ताकि जो ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है वो हमारे यहाँ आ पाए, ठीक है। तो हुआ क्या कि अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको पुश मिला है इस शांति एक्ट से। उससे कैसे पुश मिला है, हमारे यहाँ ना अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने सपोर्ट किया है। ये छोटा भी होता है, स्मॉल भी होता है, सेफ भी होता है, और फास्टर टू बिल्ड एंड आइडली फॉर रिमोट और इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है। होता क्या है कि बहुत छोटे से एरिया में लग जाता है, छोटा होता है और सेफ भी होता है, बहुत ज़्यादा हाईली जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको नहीं प्रोड्यूस करता, और बहुत जल्दी वो बन भी जाता है। तो इसलिए इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। स्मॉलर इन साइज़ हो गया, सेफ्टी इन्हांस की जा सकती है इससे, फास्टर इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत जल्दी कंस्ट्रक्ट हो सकता है ये, और बहुत ज़्यादा इसकी लागत भी नहीं लगती है इसमें, और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट है, इसको आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो, इवन मूव करा के कहीं भी लेके भी जा सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और ये इसी टेक्नोलॉजिकल पुश की वजह से हो पाया है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो मिशन है हमारा, उसका एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक रोड मैप तैयार कर देता है। जैसे हुआ क्या कि जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन था, जो लॉन्च हुआ था लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से, वो हम डेवलप कर रहे हैं, और 5 इंडिजिनस यानी लगभग 5 इंडिजिनस जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो 2033 तक हमने टारगेट रखा है कि इतना तो हमें अचीव करना ही है, जिसका एक बहुत ही अच्छा हमने देखा कि अभी हमको जो सक्सेस मिली थी वो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बेसिस पे मिली थी, जो कि प्योरली इंडिजिनसली बिल्डअप है हमारा, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने डेवलप किया था। और ऐसे ही बहुत सारे इंडिजिनस जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो हम बना रहे हैं बार्क की मदद से। तो चलिए ये हमने देख लिया। इसीलिए जो शांति एक्ट है ये कहा जाता है कि ये कैटलिस्ट का काम करेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए, जिससे हम डेवलप कर सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें और नेट जीरो फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकें। चलिए बहुत अच्छा भाई, ये भी हमने देख लिया। प्लस जो इस फिर ये क्यों कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है। ये लाइफ टाइम कमिटमेंट बेसिकली होता ही इसीलिए है क्योंकि ये हाई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मांगता है, जिसमें लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कॉस्ट लगती है, और जिसमें 10 से 15 साल का कमिटमेंट भी लगता है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कॉन्फिडेंस है, जैसे जो पॉलिटिकल का और जो फ्यूल सप्लाई है, सेफ्टी रूल्स है, लायबिलिटी लॉज है, ये स्टेबल होने चाहिए, तभी इस चीज़ का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कोई करेगा। और लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ होती है भाई, 40 से 60 साल तक उसकी ऑपरेशनल लाइफ होगी। तो इस जिसके लिए मेंटेनेंस हो गया, पीरियोडिक अपग्रेड्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी, और फिर जो मैन पावर है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये सारी चीज़ें हमें ही देखनी होगी। तो ऑब्वियसली 40 से 60 साल तो एक व्यक्ति की आयु से भी ज़्यादा है। अगर कोई 20 साल का व्यक्ति तो वो 80 साल का हो जाएगा, अगर वो एक ऑपरेशनल जो मॉड्यूलर रिएक्टर है वो लगा देता है तो इसलिए कहा जा रहा है कि लाइफ टाइम कमिटमेंट है। और भाई डीकमीशनिंग कॉस्ट, भाई सिर्फ बनाना ही उसको एक बड़ी बात नहीं है, वो जब खत्म होगा 60 साल बाद तो उसको कंस्ट्रक्शन और जो इवेंचुअल क्लोजर है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उसको जब हम डिसमेंटल करते हैं तब, तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा क्लोजर पे भी ध्यान देना होगा। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, भाई जो भी थोड़ा बहुत वेस्ट इससे निकलता है वो इतना ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव होता है कि उसको डिस्पोज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए हमें उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है, और वो सेफली स्टोर हो, मैनेज हो, और रेडियो एक्टिव वेस्ट हम तरीके से अपना उसको मैनेज कर सकें, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। वेरी सॉरी।
फिर सेफ्टी ऑब्लिगेशंस, ऑब्वियसली चेरनोबिल की तरह डिजास्टर ना हो, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपने हाई रखना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ टाइम कमिटमेंट है, ये बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है और इसीलिए एक लाइफ टाइम कमिटमेंट बन जाता है, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टर्म है, हाई स्टेक्स हैं इसमें और रिक्वायर अनरिलेंटिंग विजिलेंस, यानी थोड़ा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलायबल लगता है ये कोट यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। तो फिर हम कुछ मेजर कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म्स भी देख सकते हैं कि भाई लायबिलिटी कंसर्न तो रहता ही है, क्योंकि भाई सप्लायर लायबिलिटी होगा, कैप्स ऑपरेटर की लायबिलिटी होगी, कहाँ किस तरीके से होगा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस तरीके की चीज़ें हो गई, जिससे टैक्स पेयर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते हैं इसका। ठीक है, ये हो गया। फिर सेफ्टी रेगुलेशंस हो गए हमारे कि सेफ्टी बहुत कम, स्टैंडर्ड्स बहुत कम, और जो इंडिपेंडेंस है रेगुलेटर्स की वो कितनी एसेंशियल हो सकती है, इस पर भी ध्यान देना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको बैलेंस बनाना है ग्रोथ और सेफ्टी पे। ठीक है, फिर लैंड एंड पब्लिक ऑपोजिशन, भाई हर जगह न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लीक हो गया तो बहुत सारी जानें जा सकती हैं, इसलिए उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि एक स्पेसिफिक एरिया पे ही ये लगे। वेस्ट डिस्पोजल, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, अभी हम उसको फुल्ली डेवलप नहीं कर पाए हैं, ऐसा भी कई साइंटिस्ट बोलते हैं। तो इसलिए जो सप्लायर लायबिलिटी है और कैप्स ऑपरेटर लायबिलिटी है, ये एक बहुत ज़्यादा हमको चिंताजनक बात लगती है। सबसे बड़ी यही है कि भाई अगर लीकेज होती है तो लायबिलिटी किसकी तय की जाएगी, जो सप्लायर है उसकी या जो ऑपरेटर है उसकी। इसलिए ये कहा जाता है कि इस समय अभी हमारे पास जो मेजर कंसर्न्स हैं वो ये हैं। लेकिन हम सिर्फ कंसर्न्स नहीं डिस्कस करते, हम वे फॉरवर्ड्स भी डिस्कस करते हैं। तो वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस को, चाहे वो टेक्निकल कैपेसिटी में हो या रेगुलेटर के तौर पर हो। तो जो भी टेक्निकल कैपेसिटी है रेगुलेटर की, उसको इंडिपेंडेंट रखना होगा, किसी का दबाव उस पर काम नहीं करना चाहिए कि दबाव में आकर उसने कुछ एक्सेसिव करने की कोशिश की और जो डिजास्टर है वो उसकी वजह से हो गया। फिर ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी असेसमेंट्स हमको रखने होंगे। अगर आपने ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट एंड सेफ्टी असेसमेंट्स नहीं रखे तो कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने एनवायरमेंटल और सेफ्टी असेसमेंट्स करवाने होंगे अपने जो भी हम रिएक्टर्स बनाते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी हमको और कंपनसेशन मैकेनिज्म देना पड़ेगा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हमको लाइबिलिटी देखनी पड़ जाती है, कोई एक डिजास्टर मिल जाता है, हम सबको कोई एक डिजास्टर हमारे यहाँ हो जाता है, तो उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी और कौन उसको कंपनसेट करेगा, इसका एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और जो लीगल मैकेनिज्म होना चाहिए। चलिए, और इसी के साथ हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे फ्रांस के साथ हो गया, रसिया के साथ हो गया, यूएस के साथ हो गया, ताकि हमको रिएक्टर टेक्नोलॉजी दे सकें और फ्यूल सप्लाई हमारी बराबर बनी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि हमको न्यूक्लियर एक्सपेंशन में ही सक्सीड नहीं करना है, जबकि हमको ग्रोथ और सेफ्टी और पब्लिक ट्रस्ट, इन तीनों में एक बैलेंस भी बनाना है। एंड इसी के साथ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।